मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र। आपके सामने कक्षा 9वीं की इतिहास और राजनीति शास्त्र की पुस्तक दिखाई दे रही है। तो बच्चों, स्टैंडर्ड 9 कक्षा 9वीं की बात करेंगे, जिसमें आज हम देखने वाले हैं राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। तो बच्चों, आज हम देखेंगे भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा पार्ट 2 यानी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर मुंबई से। बच्चों, पिछली बार यानी हमने पार्ट 1 में देखा था, भारत की अगर विदेश नीति की बात करें तो थोड़ा सा रिवीजन करते हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, पूरी दुनिया किस तरह से ग्लोबलाइज हो चुकी है। अगर हम बच्चों वैश्वीकरण की बात करें तो भारत के संदर्भ की बात करें बच्चों, पूरे विश्व में किस तरह से हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की, वैश्वीकरण की बात की, तो विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ ही पूरी दुनिया जो है इस वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइज हो चुकी है। तो बच्चों, हम भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा, हम विदेश नीति का अर्थ, उसे प्रभावित करने वाले घटक, साथ में भारत की विदेश नीति के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आप देख पा रहे हैं भारत अगर दक्षिण एशिया के प्रमुख देशों की बात करें उसमें तो बच्चों भारत दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दाहिनी ओर। बच्चों, हम विदेश नीति की अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इसके अर्थ और महत्व की बात करें, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस की बात करें तो सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के घटक होते हैं। बच्चों, अगर आज के संदर्भ की बात करें तो अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात करें, ये सभी देश जो है किस तरह से, अगर आर्थिक व्यवहार की बात करें, इसके अलावा जो या ह्यूमैनिटी की बात करें, मानवता की बात करें, तो तमाम संदर्भों में पूरी दुनिया जो है ग्लोबलाइज हो चुकी है। यानी ये हम बात कर रहे हैं बच्चों वैश्वीकरण की। तो उनमें से कोई भी राष्ट्र सभी अर्थों में स्वयंपूर्ण नहीं होता है, यानी बच्चों एक दूसरे की जरूरत पड़ा करती है आवश्यकता के अनुसार। तो बच्चों, भारत की विदेश नीति की समीक्षा की बात करें, अ रिव्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। बच्चों, इस संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान में भारत की विदेश नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं। तो भारत की विदेश नीति की समीक्षा हम 2 चरणों में करेंगे। पहला चरण स्वतंत्रता से लेकर वर्ष 1990 तक माना जा सकेगा तथा दूसरा चरण 1990 के बाद से आज तक होगा। राइट, तो हम 2 चरणों में देखेंगे। यानी पहला चरण स्वतंत्रता यानी देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 से लेकर 1990 तक, और उसके बाद जो सेकेंड फेज अर्थात 1990 के बाद से आज तक की हम बात करने वाले हैं। बच्चों, हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें, भारतीय विदेश नीति की बात करने हैं। राइट, तो देखेंगे विस्तार से भारत की विदेश नीति। अगर आरंभिक चरण की बात करें, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अर्ली फेज की बात करें बच्चों, तो पंडित नेहरू ने आरंभिक में भारत की विदेश नीति का प्रारूप तैयार किया। भारत की विदेश नीति के द्वारा उन्होंने उपनिवेशवाद यानी बच्चों हम जो बात करते हैं उपनिवेशवाद की, यानी विश्व के ऐसे देश जो कि कुछ दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बना करके उस पर एक प्रकार से अपनी अधीनता अर्थात अपना राज्य, अपना शासन चलाते हैं, ऐसे उपनिवेशवाद का भारत विरोध करता है। जो कि भारत ने भी बच्चों अगर उपनिवेश की बात करें, कॉलोनीज की बात करें, तो उसका भी भारत ने काफ़ी लंबे समय तक इसे झेला था। उपनिवेशवाद का भारत स्वतः शिकार हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय नदी भूमिका लेकर वैश्विक शांति तथा सुरक्षा को प्रधानता भारत देता है। इस समय भारत की विदेश नीति पर 3 बातों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। तो बच्चों, हम स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनका भी विचार था कि अगर हम उपनिवेशवाद की बात कर रहे हैं, जो
उसको किस तरह से शुरू से ही भारत ने उसका कह रहे हैं कि विरोध किया था। तो सभी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का आकलन किसी भी सत्ता के दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से करने का प्रयत्न किया जाए तथा शांति बनाए रखना हमेशा भारतीय विदेश नीति की विशेषता रही है। यानी भारत जो है हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। तो इस तरह से स्वतंत्र रूप से वह कार्य करना चाहता है तथा वह भारत की विदेश नीति की आरंभिक चरण की हम बात करें, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अर्ली फेज की हम बात करें, इसमें हम दूसरा देखेंगे बच्चों, भारत और चीन इन देशों की ओर से उत्पन्न होने वाले खतरों पर भी विचार किया गया। कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इसके संदर्भ में जो भारत की विदेश नीति रही हमेशा इस संदर्भ पर रही कि किसी प्रकार के खतरे से बिल्कुल जो है उससे अलर्ट रहे, सावधान रहे। तो इस तरह की नीति जो है भारत की विदेश नीति पहले से ही रही है। आत्मनिर्भरता, इस संदर्भ में अगर अपनी सुरक्षा की अगर बात करें, भारत की अपनी सुरक्षा की यानी आत्मनिर्भरता की बात करें तो आत्मनिर्भरता का आग्रह और उस पर होने वाला विदेश नीति का बल, यह भी तत्कालीन विदेश नीति का वैशिष्ट्य था। बच्चों, आरंभिक काल में भारत ने अपने विदेश नीति के द्वारा एशिया महाद्वीप के देशों के साथ संबंध सुधारने के प्रयास किए। एशियाई राष्ट्रों के सहयोग के विकास साध्य करने और अपनी स्वतंत्रता को अबाधित रखने का प्रयत्न इस कालखंड में हुआ। तो बच्चों बात करें किस तरह से भारत पड़ोसियों के साथ मिल करके रहना चाहता है, लेकिन बच्चों ये एशियाई राष्ट्रों के सहयोग के साथ यानी विकास साध्य करना जरूरी है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता अबाधित रखना है। यानी अपनी जो स्वतंत्रता है उसे अबाधित रखने का जो प्रयास है वो हमेशा जो है प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहता है। बच्चों, हम प्रादेशिक या क्षेत्रीय विकास की इस कल्पना को यानी यह कल्पना आगे अफ्रीका तक विस्तारित हुई, परंतु कुछ अफ्रो एशियाई देश अमेरिका और सोवियत संघ के शीत युद्ध कालीन सैन्य संगठन के सदस्य हो गए। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं अफ्रो एशियाई देश अमेरिका और सोवियत संघ के जो शीत युद्ध यानी जो बीच अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बच्चों ये कई दशकों तक शीत युद्ध यानी कोल्ड वार चला था। मतलब कोल्ड वार होता है, शीत युद्ध यानी प्रत्यक्ष में लड़ाई तो नहीं होती, लेकिन तमाम जो उनके अगर आंतरिक मामलों की बात करें ये निश्चित रूप से वो प्रभावित हुआ करते हैं। तो इस तरह से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लंबे समय तक शीत युद्ध जारी थे। तो बच्चों इस कारण प्रादेशिक विकास की प्रक्रिया रुक गई। इसके बाद में जो शीत युद्ध के सैन्य संगठनों में सम्मिलित नहीं हुए, उन्होंने गुट निरपेक्षवाद यानी जिसे नॉन अलाइनमेंट नीति को समर्थन दिया। शांति और स्वतंत्रता के ये दो सिद्धांत गुट निरपेक्षतावादी नीति के मूलभूत बन गए। और बच्चों भारत जो है गुट निरपेक्षता की अगर बात करें इसमें हमेशा आगे रहा है। आइए हम और देखते हैं इसी संदर्भ में। बच्चों इस कालखंड में भारत को पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हुए संघर्षों का सामना करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान में कश्मीर समस्या को लेकर वर्ष 1947-48 1965 में युद्ध हुए। वर्ष 1971 में तीसरे युद्ध के कारण पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये बच्चों जैसा कि इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा कि 1971 में किस तरह से जो पूर्वी पाकिस्तान था वो स्वतंत्र होकर के बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। आगे हम आपको बताएंगे इस संदर्भ में। 1970 के दशक में भारत की विदेश नीति बच्चों एक प्रकार की ऐसी स्थिति थी कि दक्षिण एशिया का एक प्रादेशिक सत्ता के रूप में भारत का उदय हुआ। 1970 की बात करें बच्चों, वर्ष 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की। यस बच्चों, लेकिन वर्ष 1980 से कुछ परिवर्तनों की शुरुआत हुई। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से सार्क यानी SAARC यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क की स्थापना की गई। चीन के साथ संबंध सुधारने हेतु भारत ने बातचीत आरंभ की। रक्षा विभाग के सहयोग के लिए अमेरिका के साथ भारत ने लेन देन की शुरुआत की। इस बच्चों इसी संदर्भ में हम आगे देखेंगे। जब हम भारत की बात करें यानी इसके पहले चरण की बात करें, ईस्वी सन 1947 से 1990 फर्स्ट फेज 1947 टू 1990, 1947 से 1990 तक जो पहले चरण की बात करें बच्चों, तो शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत ने गुट निरपेक्षतावाद को स्वीकार किया।
इस बच्चों इस कारण सभी राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना, विकास के लिए विविध राष्ट्रों से उचित सहायता लेने से तत्कालीन समय में जो प्रधानता प्राप्त थी। गुट निरपेक्षवाद नीति के कारण भारत को अपने विकास के लिए दोनों महासत्ताओं से सहायता प्राप्त करना संभव हुआ। इस बच्चों दोनों महासत्ताओं की जब बात करते हैं तो यस हम बात करते हैं अमेरिका और यस जो तत्कालीन सोवियत संघ जो वर्तमान समय में रूस के रूप में है। तो बच्चों इस कालखंड में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर बल दिया गया था। इसके लिए तकनीकी विज्ञान को आयात किया गया, यानी इसके लिए सोवियत संघ, फ्रांस और जर्मनी आदि देशों ने भारत की सहायता की। बच्चों भारत की विदेश नीति में पंडित नेहरू के योगदान की बात करें, कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित नेहरू टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। बच्चों वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का हम स्वतंत्र रूप से आकलन करें, यही उनकी भूमिका थी। यस उन्होंने शांति नीति का समर्थन किया। इस तरह से हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का जो विदेश नीति के संदर्भ में जो योगदान की बात करते बच्चों, तो वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का हम स्वतंत्र रूप से आकलन करें, यही उनकी भूमिका थी और उन्होंने शांति नीति का समर्थन किया। बच्चों इस कालखंड में भारत को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यस उन्हें पाकिस्तान के साथ संघर्ष और बांग्लादेश का निर्माण तथा चीन के साथ संघर्ष का समावेश किया। बच्चों जैसे हमने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान जो कि 1971 में किस तरह से संघर्ष हुआ और पूर्वी पाकिस्तान वो आज बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। यस 1971 की हम बात करें बच्चों, 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर यस परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की। यस बच्चों भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वो राजस्थान के पोखरण में, वो देखिए स्थान जो आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो बच्चों इस तरह से राजस्थान में पोखरण इस स्थान पर जो है भारत ने अपना जो परमाणु अनुसंधान की बात करें, जो परमाणु टेस्ट था, परीक्षण था, 1974 में यहाँ पे किया था। यस तो आगे हम देखने का प्रयास करेंगे। बच्चों दूसरे चरण की अगर बात करें 1991 से आज तक, यानी 1991 से आज तक जो सेकेंड फेज की बात कर रहे हैं, तो बच्चों अगर भारत के संदर्भ की बात करें कि यस भारतीय अगर कानूनों की बात करें तो बच्चों इस तरह का निर्णय 1991 में, बच्चों 1991 से जो परिवर्तन आया, भारत के दूसरे चरण की शुरुआत यहीं से होती है। तो भारत के दूसरे चरण की जो विदेश नीति अधिक व्यापक और गतिशील बनी। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद बच्चों शीत युद्धोत्तर काल में राजनीतिक और सैनिकी संबंधों की प्रधानता नहीं रही। बच्चों शीत युद्ध के बाद अब धीरे धीरे जो है जो बदलाव था वो तेजी से आने लगा। अब राजनीतिक और सैनिकी संबंधों की प्रधानता नहीं रही। तो बच्चों इस विदेश नीति में आर्थिक मामले, व्यापार, शिक्षा और तकनीकी ज्ञान जैसे अनेक पहलुओं का समावेश हुआ। तो इस तरह से ध्यान दिया जाने लगा कि किस तरह से शीत युद्ध की समाप्ति के बाद बच्चों देखिए लंबे समय तक जो है शीत युद्ध जारी था। इस तत्कालीन अगर अमेरिका और सोवियत संघ की बात करें तो बच्चों काफ़ी लंबे समय तक शीत युद्ध चला और शीत युद्ध समाप्ति के बाद जो हमने कहा कि किस तरह से दृष्टिकोण था वो बदलाव हुआ देशों के। और भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत ने विदेश नीति में जो आर्थिक मामले, व्यापार, शिक्षा और तकनीकी ज्ञान जैसे अनेक पहलुओं का इसमें आगे चल करके समावेश किया। दूसरे चरण की हम बात करें 1991 से 1991 से आज तक सेकेंड स्टेज की बात करें बच्चों, वर्ष 1991 के बाद भारत ने आर्थिक व्यवस्था पर लदा सरकारी नियंत्रण कम कर आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू कर दिया। यस बच्चों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1991 में जो बदलाव भारत ने महसूस किया, राइट। बदलाव क्या था? बदलाव था आर्थिक व्यवस्था पर लदा सरकारी नियंत्रण। बच्चों आर्थिक उदारीकरण की जरूरत थी और उदारीकरण के लिए नियमों को शिथिल करना जरूरी था और ऐसे में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति स्वीकार की और जो आर्थिक व्यवस्था पर लदा सरकारी नियंत्रण था उसे कहीं न कहीं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने का प्रयास किया, कम करने का प्रयास किया और इसलिए उदारीकरण की नीति जो है ये स्वीकार की। इसके कारण क्या हुआ बच्चों? इसका परिणाम हुआ कि
सुलभता से पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई, वैश्विक व्यापार में हमारी सहभागिता बढ़ी और आर्थिक विकास की दृष्टि से इस जो नए नए प्रयास थे आर्थिक विकास दर को बढ़ाने के लिए नए नए प्रयास जो है वो तेजी से बढ़ेंगे। क्योंकि बच्चों इस जो हमने कहा कि आर्थिक व्यवस्था पर लदा सरकारी नियंत्रण था, आर्थिक जब विकास यानी और तेज करना था, ऐसे में ज़रूरत थी कि कुछ नियमों में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, लचीलापन लाने की, और वो किया गया, उदारीकरण का जो है दौर स्वीकार किया गया। तो इस तरह से विश्व में वैश्विक व्यापार में हमारी सहभागिता बढ़ी और आर्थिक विकास की दृष्टि से ये जो प्रयास थे वो तेजी से आगे बढ़े। वर्ष 1990 के बाद के दशक में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ अर्थात सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम आदि राष्ट्रों के साथ हमारे आर्थिक संबंध अधिक मजबूत हुए। इजराइल, जापान, चीन, यूरोपीय संघ के साथ हमारा लेन देन अधिक बढ़ गया। इस तरह से बच्चों समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर वैश्विक व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व के तमाम देशों में भारत का व्यापार जो है तेजी से बढ़ने लगा। चाहे इजराइल की बात करें, जापान, चीन, यूरोपीय संघ के साथ हमारा लेन देन अधिक बढ़ गया। तो 90 के दशक की अगर हम बात करें, 1990 की बात करें बच्चों, इसके बाद जो है इस जो भारत की आर्थिक नीति थी उसमें जो परिवर्तन किया गया उदारीकरण के दौर के कारण विश्व जो है विश्व बाजार की अगर बात करें उसमें भारत की जो है भारत के जो संबंधों की बात करें, भारत के व्यापार की, भारत के लेन देन की बात करें बच्चों, उसमें तेजी दिखाई देने लगी। अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर अनेक आर्थिक संगठनों में भारत का सहयोग बढ़ गया। जैसे G20 की बात करें या ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स अर्थात इसमें देखिए बच्चों ब्रिक्स में देखिए ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, राइट, ऐसे देश शामिल थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यस बच्चों ब्रिक्स इसका लोगो। तो इस तरह से बच्चों अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर अनेक आर्थिक संगठनों में भारत का सहयोग बढ़ा। जैसे हम G20 की बात करें या ब्रिक्स की बात करें। बच्चों अमेरिका के साथ हमारे संबंध अधिक दृढ़ हुए हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय समूह इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्थान ऊंचा उठा है। तो भारत इस संदर्भ की अगर बात करें कि अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध थे और प्रगाढ़ हुए हैं तथा एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय समूह इंटरनेशनल जो कम्युनिटी की बात करते हैं बच्चों, उसमें भारत का स्थान जो है वो ऊंचा हुआ है। यस, तो ध्यान रखना है आपको। भारत की परमाणु नीति की बात करें बच्चों, तो भारत की परमाणु नीति भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण उसका भाग है। परमाणु नीति का सख्त अर्थ और उसके उपयोग तो आपने पहले ही इतिहास, भूगोल अथवा रसायन विज्ञान में जरूर किया होगा। भारत की अगर परमाणु नीति की बात करें बच्चों, हमेशा शांति के संदर्भ में और अगर औद्योगिक विकास की बात करें उसके संदर्भ में हमेशा रही है। परमाणु शक्ति का महत्व ध्यान में रखते हुए भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी। भारत को इस बात का एहसास था कि हमें अपना परमाणु शक्ति का जो कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाना है और इसीलिए भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी। इस बच्चों इसी संदर्भ में अगर हम बात करें, इसके लिए परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु आयोग यानी इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन तो स्थापित किया गया और परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी भाभा, जो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं। राइट बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर होमी भाभा जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इस बच्चों परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी भाभा थे। आइए बच्चे इसी क्रम में जब ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा का निर्माण उसका मुख्य उद्देश्य यानी बच्चों भारत की जो परमाणु ऊर्जा की बात करें ये जो उद्देश्य था ध्यान रखना था शांतिपूर्ण और आत्म सुरक्षा यानी अपनी सुरक्षा तथा शांति बनाए रखना, इस तरह का उद्देश्य भारत का परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम का था। तो ऊर्जा की हम बात करें, परमाणु ऊर्जा की बात करें, इसके अनुसार ही भारत ने 1974 में जो पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद बच्चों भारत ने अपनी आवश्यकता के अनुसार 1998 में
दूसरा परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु हथियार का निर्माण किया। भारत ने कहा ने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए, राइट, दूसरी बार भी बच्चों, यस, 1998, पहली बार 1974 तथा दूसरी बार 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण करके यस परमाणु हथियार का निर्माण किया, जो कि भारत को भी अपनी अगर सुरक्षा की बात करें यस, तो उससे जो है कि भारत ने अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस तरह का कार्य आगे किया, कदम बढ़ाया, और इसलिए 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण का किया। परमाणु हथियारों का वहन करने वाले प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल्स भी हमने तैयार कर लिए हैं तथा इसके लिए वायुसेना यस यानी एयरफोर्स, नौसेना यानी अगर इंडियन नेवी की बात करें इस में पूरी तरह से सक्षम कर दिए गए हैं। यानी भारत जो है अपनी अगर सुरक्षा की बात करें, अपने हितों की बात करें यस, तो हमेशा अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहता है। इसलिए भारत ने इस तरह अगर मिसाइल्स की बात करें यस, तो मिसाइल्स जो है इसके लिए तैयार करके रखा है अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अब भारत एक परमाणु अस्त्रधारी यानी न्यूक्लियर वेपन्स राष्ट्र है, परंतु हमने एक जिम्मेदार परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र की भूमिका स्वीकार की है। बच्चों, भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा है कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र की भूमिका स्वीकार करता है। ये अपने देश की सुरक्षा की भावना ये सर्वोपरि रखते हुए भारत जो है हमेशा सजग और बिल्कुल जो है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो जिम्मेदार परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र की भूमिका स्वीकार करता रहा है। इस बच्चों, निरस्त्रीकरण की अगर बात करें, डिस आर्मामेंट की बात करें, तो बच्चों डिस आर्मामेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर निश्चित रूप से निरस्त्रीकरण की जब बात होती है तो उसके प्रयत्नों का भारत हमेशा समर्थन दे रहा है, क्योंकि विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित रहे इसके लिए निरस्त्रीकरण जरूरी है। और भारत की भूमिका यही है कि विश्व के तमाम देश जिनके पास हथियारों का जखीरा है, विश्व के वे विकसित देशों की बात करें बच्चों जिनके पास जो अगर हथियारों की बात करें, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, उनके पास ऐसे हथियारों का जखीरा है जो कि बर्बादी यानी पृथ्वी की बर्बादी बड़े पैमाने पर हो सकती है, राइट। तो ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बनती है कि निरस्त्रीकरण की ओर जो है बढ़ना जरूरी है। तो सबके प्रश्न भारत इस संदर्भ में हमेशा प्रयत्नशील रहता है और समर्थन देता रहता है निरस्त्रीकरण के लिए। यस बच्चों, तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आइए हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन आएगा, तो ये कथन देखना है आपको सत्य है या असत्य है। तो पहला कथन है, सभी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का आकलन किसी भी सत्ता के दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से करने का प्रयत्न किया जाए, यानी शांति बनाए रखना हमेशा यही भारत की विदेश नीति की विशेषता रही है। इस बच्चों, इसकी हमने चर्चा शुरू में की थी, आपको याद होगा। यस, तो टैली कर लीजिए, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए कथन और देखते हैं। वर्ष 1917 में तीसरे युद्ध के कारण पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो बच्चों देखिए, यहाँ लिखा है 1917, आपको याद आ गया होगा। ये याद कीजिए, 1917 में तीसरा युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, आपको याद आया होगा। नहीं, ये कथन असत्य है, तो इसको सत्य करके लिखना है। तो बच्चों 1971 में हुआ था। यस, 1971 में तीसरे युद्ध के कारण पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बच्चों, हमने इसकी चर्चा की थी कि जो पूर्वी पाकिस्तान था यस वो स्वतंत्र हुआ और 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यस बच्चों, चलिए कथन और ले लेते हैं बच्चों। वर्ष 1990 के बाद के दशक में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ अर्थात सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम आदि राष्ट्रों के साथ हमारे आर्थिक संबंध अधिक मजबूत हुए। तो याद कीजिए बच्चों, इसकी भी हमने चर्चा की थी। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए, क्या आप सही हैं? देखिए, यस, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। यानी वर्ष 1990 के बाद के दशक में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ अर्थात सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम आदि राष्ट्रों के साथ हमारे आर्थिक संबंध अधिक मजबूत हो गए। आइए बच्चों, एक और कथन ले लेते हैं लास्ट में। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी भाभा थे। तो बताइए बच्चों, ये कथन सत्य है या असत्य? इसकी भी चर्चा हमने की थी।
परीक्षा में पूछा जा सकता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी भाभा थे। यस बच्चों, तो चलिए अपना उत्तर टैली करिए। यस, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी भाभा थे। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को समझ लिया है। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।